Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Permutations and Combinations. Now, in the last lecture, we had done Fundamental Principle of Counting in which we did two rules. कौन से दो rules किए थे हमने? एक किया था multiplication rule और एक किया था addition rule. क्या बोला था हमने multiplication rule में बेटा कि अगर हमारे पास दो काम हैं जैसे करने के लिए और अगर दोनों करने हैं एक के बाद एक या दो से ज़्यादा हैं 3, 4, 5 जितने भी काम हैं तो यू मल्टीप्लाई कीप ऑन मल्टीप्लाइंग जब तक सारे काम खत्म नहीं हो जाते. और एडिशन रूल में हमने कहा था कि अगर किसी काम को या तो एक तरीके से किया जा सकता है या दूसरे या तीसरे तो फिर हम नंबर ऑफ वेज को क्या करते हैं ऐड करते हैं. उसके अलावा हमने डिफाइन किया था परमुटेशंस राइट वर्ड परमुटेशंस कॉम्बिनेशन में डिफरेंस देखा था. परमुटेशन वाज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस थे नंबर ऑफ सेलेक्शंस है ना. उसके बाद हमने थोड़ा सा परमुटेशंस में कुछ रिजल्ट्स देखे थे लाइक एनपीआर का फॉर्मूला देखा था है ना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल फिर npn कि n डिफरेंट थिंग्स में से सारी की सारी अगर हमने अरेंज करनी है दैट वाज n फैक्टोरियल. फिर हमने देखा था परमुटेशंस विद रेपिटेशंस कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो जितनी चीजें रिपीट होती हैं उतने फैक्टोरियल से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है. फिर मैंने आपको बताए थे परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस में दो चीजें. एक हमने किया था स्ट्रिंग मेथड वो तब अप्लाई करते हैं व्हेन फ्यू थिंग्स अकर टुगेदर तो उनको बांध देते हैं और एक कंसिडर कर लेते हैं. और उसके बाद हमने किया था कौन सा मेथड यस गैप मेथड. गैप मेथड कब यूज होना था जब हमारे पास ये फ्रेज आता है बेटा कौन सा फ्रेज कि नो टू ऑफ देम अकर टुगेदर है ना. तो जब ये आएगा तो हम उसको यूज करते हैं. अब देखो आज हम परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शन से ही हम कंटिन्यू करेंगे तो यू कैन सी द हेडिंग परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस. अब क्या होता है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार छोटी छोटी चीजें पूछी होती हैं तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें विल डू मेनी पार्ट्स एंड विल टैकल डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. ऑलराइट तो एक वर्ड लेते हैं तो लेट मी टेक दिस वर्ड से मान लो मैंने वर्ड लिया परम्यूट. इज इट ओके PERMUTE. अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स करेंगे. पहला पार्ट ए पार्ट हम ये करते हैं कि मान लो हमने वर्ड्स बनाने हैं जिनमें कहा जाता है पहला कि स्टार्ट वो P से होना चाहिए और एंडिंग होनी चाहिए T से. ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. तो लेट अस फाइंड वर्ड्स starting with P and ending with T. ठीक है and ending with T. तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे ये हमने निकालने हैं. अब आप देखो परम्यूट वर्ड में टोटल कितने हमारे पास लेटर्स हैं. लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 and 7. वी हैव 7 लेटर्स. Is it all right? तो यहां पे जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 and 7. So I have 7 places now here. Is it okay? अब देखो स्टार्ट किससे हो रहा है P से तो फर्स्ट प्लेस पे P आना चाहिए और लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए T आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही तरीका है वन वे है. सिमिलरली लास्ट प्लेस को फिल करने का भी बेटा देयर इज ओनली वन वे क्योंकि T आना है. अब आप देखो आपके ये कंज्यूम हो गए हमने P ले लिया और हमने T ले लिया. अब जो बाकी लेटर्स बचे हैं कितने बचे 1 सी हियर हाउ मेनी लेटर्स 1 2 3 4 एंड 5. इन 5 लेटर्स को इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है. तो इन 5 प्लेसेस पे देखो किनको अरेंज करना है अब आपको E जो कि 2 बार है आप देख सकते हो देन R देन M एंड देन U. तो कितने वेज में होगा देखो 5 लेटर्स 5 प्लेसेस. दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल बिकॉज E देखो 2 बार आ रहा है हमारा है ना. देख रहे हो E हमारा रिपीटेड है तो याद है ना जितने रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना था. तो यहां पे हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे 2 फैक्टोरियल से. तो टोटल वेज कितने हो गए देखो बीच वाले 5 प्लेसेस को फिल करने के इतने वेज हैं. अब याद है ना एक के बाद एक जितने काम करने होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं. ऑलराइट सो वी विल से टोटल वेज हेयर विल बी इक्वल टू ये देखो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जस्ट अ मोमेंट यस divided by 2 factorial
निकालो कितना आंसर आ गया इसका बेटा, ये देखो, और इनटू कितना 1। तो क्या आंसर आया देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 120/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ वेज आर गोइंग टू बी 60। ठीक है ना, तो 60 वेज हो जाएंगे या 60 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जो हमारी ये वाली कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगला पार्ट लेते हैं, जैसे मैंने कहा हम डिफरेंट पार्ट्स लेंगे ताकि किसी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है तो वर्ड कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, तो तरीका वही रहेगा करने का। अगला पार्ट लेते हैं, जैसे लेट मी राइट नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, ये ले लेते हैं कि मान लो वर्ड्स बनाने हैं विद वॉवल्स इन द मिडल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स विथ वॉवल्स इन मिडल, मतलब मिडल लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास कितने लेटर्स थे, 7 लेटर्स थे। मैं वर्ड यहां पे दोबारा लिख देती हूं, वर्ड था हमारा परम्यूट। इज इट ओके, दिस वाज द वर्ड परम्यूट। ऑलराइट, 7 लेटर्स थे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस हो गई। तो यहां पे लिख भी देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये 6 प्लेस और ये 7 आपकी। अब मिडिल प्लेस कौन सी है देखो जरा, व्हाट इज द मिडिल प्लेस, ये वाली प्लेस हमारी मिडिल प्लेस है, 4th प्लेस। यहां पे क्या आना चाहिए, वॉवल आना चाहिए। अब हम देखते हैं हमें जो लेटर हमने लिया, जो वर्ड हमने लिया है उसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, ये देखो ई है, यू है और ई है। तो डिफरेंट वॉवल्स कितने हैं, या तो ई है या फिर यू है। अब इसमें देखो हमें केसेस लेने पड़ेंगे। क्यों केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यू बीच में आता है, अगर आप सेंटर पे यू लेते हो ना बेटा, तो बाकी के लेटर्स में 2 ई आएंगे, मतलब रेपिटेशन है। लेकिन अगर हम मिडल में ई को ले लेते हैं, यहां पे इस प्लेस पे अगर आप मिडल में ई लेते हो ना, तो फिर एक ई तो ये वाला यहां यूज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ई आपका देखो, ये ई अगर यहां यूज हो गया तो बाकी लेटर्स में हमारे पास कोई रेपिटेशन नहीं है। तो दोनों में अलग अलग तरीके हैं, तो इसीलिए वी हैव टू टेक 2 केसेस। तो केसेस कब लेने पड़ते हैं, जब आपको लगे कि अगर इस लेटर को लेने पे नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका अलग होगा और दूसरा लेटर लेने पे नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका अलग होगा। तो लेट अस टेक हियर, लेट मी टेक केस 1। तो यहां पे हम लेते हैं केस 1, जब हम ले लेते हैं ई इन मिडल। ठीक है, ई इन मिडल। अब देखो यहां पे मैंने आपका ई ले लिया सपोज, अब बाकी की कितनी प्लेसेस बचती हैं, 6 प्लेसेस। तो अगर ई मिडल पे है तो हम ये कह सकते हैं देखो कि रिमेनिंग 6 प्लेसेस पे। ऑलराइट, सो एट रिमेनिंग 6 प्लेसेस देखो किनको हमने अरेंज करना है बेटा, यहां पे देखो लेटर्स कौन से हैं हमारे, लेटर्स सी। एक ई हम ले चुके हैं ना, अब क्या बच रहा है देखो, किन लेटर्स को अरेंज करना है हमने, वो ये वाले हो जाएंगे आपके पी आर एम यू टी और ई। और आप देख सकते हो ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो ये जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं उन पे इन 6 लेटर्स को अरेंज कितनी वेज में करोगे, यस 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना, और 6 फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा, 720। इज इट ओके, ये हो गया। अब लो केस 2। केस 2 हम ये लेंगे बेटा, केस 2 क्या हो जाएगा देखो, व्हेन वी हैव यू इन द मिडल, दूसरा वॉवल हमारा कौन सा है, यू, तो यू इन मिडल। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको मैं हटाती हूं, अब हम इस ई की जगह क्या ले रहे हैं बेटा, यू ले रहे हैं। तो यहां पे मान लो हमने ले लिया यू, तो मिडिल प्लेस को फिल करने का एक ही तरीका है ना, जैसे यहां भी ई इन मिडल था तो मिडिल प्लेस को फिल करने का बेटा 1 वे है, तो ये भी यू मिडिल में है, इसको फिल करने का एक ही तरीका है। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग 6 प्लेसेस पे किनको अरेंज करना है आपने। ठीक है, जो 6 प्लेसेस बचती हैं, 3 आगे और 3 पीछे, तो रिमेनिंग 6 प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए है पी, 2 बार बेटा हमारा ई, पी ई ई, फिर क्या है आर एम और टी। यही हुआ ना, दीज आर दी 6 लेटर्स टू बी अरेंज्ड। अब आप देखो इनमें रेपिटेशन है, आप देख रहे हो यहां पे हमारे पास 2 बेटा ई हैं, तो अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो रिजल्ट अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 factorial. That is how much? 720 by 2, that is equal to how much? 360. So this will be 360. अब देखो केस 1 में कितना आंसर आया है, आप देख सकते हो 720, केस 2 में आया है 360. तो जब केसेस बनते हैं तो हम एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि या ई होगा मिडल में या यू होगा मिडल में. तो टोटल वर्ड्स हमारे इस केस में बेटा बनेंगे. Let us write the total words. So total words are going to be how much? 720 and plus 360. Is it okay? Yeah. क्या आंसर आ गया देखो? 1080. This is going to be the answer. तो इतने वर्ड्स होंगे बेटा जिनमें हमारा वॉवल कहां पे हो जाएगा? मिडल में हो जाएगा. समझ में आया? सी पार्ट करते हैं इसका. तो लेट मी नाउ टेक अप द नेक्स्ट पार्ट. अब देखो सी पार्ट. सी पार्ट हम ये ले लेते हैं. लेट अस टेक नंबर ऑफ वर्ड्स विद वॉवल्स एट इवन प्लेसेस. लेट अस फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स विद, क्या बोल रहे हैं बेटा? वॉवल्स एट इवन प्लेसेस. वॉवल्स एट इवन प्लेसेस. अब देखो अगेन लेट अस राइट द वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड था हमारा PERMUTE. ठीक है ना? 7 लेटर्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये 7 प्लेसेस हो गई. नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब देखो इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं. हमने कहा है वॉवल्स इवन प्लेसेस पे आने चाहिए ना. वॉवल्स शुड कम एट इवन प्लेसेस. वॉवल्स हैं ई, यू और फिर से ई. और इवन प्लेसेस कौन कौन सी है? 2 4 और 6. अब इस केस में क्या हो रहा है? जितने वॉवल्स हैं बेटा उतनी ही इवन प्लेसेस हैं. तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरेंज सबको करना है, क्योंकि वर्ड्स बनाने के लिए तो कॉन्सोनेंट्स भी चाहिए. तो पहले वॉवल्स को अरेंज करते हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो. हमेशा कभी भी क्वेश्चन में पहले उसको टैकल कर लो जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन दी हुई है. ऑलराइट, तो वी विल से 3 वॉवल्स. कौन कौन से? ई, ई एंड यू. ठीक है, एट 3 इवन प्लेसेस. इनको अरेंज करना है एट 3 इवन प्लेसेस. अब देखो कितने वेज में होंगे? 3 प्लेसेस हैं, 3 वॉवल्स हैं, तो इट विल बी 3p3 या फिर डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल कह सकते हो. लेकिन क्योंकि हमारे पास रेपिटेशन है तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 फैक्टोरियल से. 3p3 आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो इस केस में हमारे पास कितने तरीके हो गए बेटा? 3 वेज. दिस इज 3. तो ये तो वॉवल्स के हो गए. अब देखो रिमेनिंग प्लेसेस कौन सी हैं? रिमेनिंग प्लेसेस आर दीज 1 फिर 3, ठीक है, फिर 5 और फिर 7. अब ये 4 ऑड प्लेसेस हैं और 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं. देखो P, R, M और T. तो ऑब्वियसली ये जो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमारे 4 ऑड प्लेसेस पे अरेंज हो जाएंगे. तो नाउ लेट अस राइट. सो 4 कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स में हमारी कोई रेपिटेशन इस केस में नहीं है बेटा. तो कॉन्सोनेंट्स हैं P, R, M एंड T. सो वी हैव कॉन्सोनेंट्स P, R, M and T. They are to be arranged at 4 odd places. इनको अरेंज करना है 4 ऑड प्लेसेस पे. क्योंकि हमारे पास कोई भी रेपिटेशन नहीं है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24. अब देखो वर्ड बनाने के लिए दोनों काम करने हैं. तो टोटल वर्ड्स जो हमारे बनेंगे उसमें क्या अप्लाई होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा काम करना है. 3 into 24, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 72. तो इस पार्ट का बेटा हमारा आंसर ये हो जाएगा 72. गॉट इट? तो ये वो था जब हमें कहा गया कि वॉवल्स एट इवन प्लेसेस. अब ना इसमें एक डी पार्ट देखो, क्योंकि उससे मुझे आपको कुछ बताना है. लुक एट नाउ डी पार्ट. मान लो हमें ये कहा जाता है डी पार्ट में कि वॉवल्स एट ऑड प्लेसेस. ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वॉवल्स एट ऑड प्लेसेस. तो हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे ये हम निकालते हैं. अब फिर से पहले हम अपना वर्ड लिख लेते हैं, दैट इज परम्यूट. PERMUTE.
MUTE, ठीक है। आप देखो नंबरिंग करते हैं, 7 लेटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 1, लेट्स डू द नंबरिंग, 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें कहा है वॉवल्स। वॉवल्स जो हैं वो कहां पे होने चाहिए बेटा? ऑड प्लेसेस पे। अब वॉवल्स फिर से वही हैं, ई, यू और ई, और ऑड प्लेसेस देखो कितनी है अब इस बार, 4 ऑड प्लेसेस हैं, लेकिन एट ए टाइम ऑक्यूपाई कितनी होंगी? 3 होंगी। इज इट ऑल राइट? तो वॉवल्स हमारे पास 3 हैं लेकिन ऑड प्लेसेस 4 हैं। तो करते हैं इसको, तो वी विल से 3 वॉवल्स जिनमें बेटा रेपिटेशन भी है ना, ई, ई और यू, इनको अरेंज करना है एट 4 ऑड प्लेसेस। अब देखो 4 में से क्योंकि एट ए टाइम 3 ही ऑक्यूपाई होंगी तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4p3, और क्योंकि रेपिटेशन है यहां पे आप देख सकते हो बेटा 2 ई हैं, तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल से। ये कितना आ गया देखो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। जस्ट अ मोमेंट, सो दिस विल बी 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 बाय 2 विल बी हाउ मच? 12। ये आ गया। ये तो हो गए वॉवल्स को अरेंज करने के तरीके। अब आप देखो, मान लो मैंने वॉवल्स को यहां अरेंज कर दिया, सपोज मान लो ई यहां पे आ गया बेटा, फिर दूसरा ई यहां पे आ गया, यहां पे यू आ गया। अब 3 वॉवल्स है ना, तो 3 जगह ऑक्यूपाई होंगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जब हमें यह कहा जा रहा है कि वॉवल्स एट ऑड प्लेसेस, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स शुड बी एट इवन प्लेसेस। अपने आप से एक्स्ट्रा चीज जोड़नी नहीं है। पिछले केस में क्या हो रहा था देखो, जब हमने ये बोला था, यहां पे देखो जब बोल रहे थे वॉवल्स एट इवन प्लेसेस, तो 3 वॉवल्स थे और ये देखो 3 इवन प्लेसेस थी, तो बाय डिफॉल्ट 4 कॉन्सोनेंट्स कहां पे आ गए? 4 ऑड प्लेसेस पे, क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट्स बचे थे और 4 ऑड प्लेसेस बची थी। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है देखो, जब हमें ये बोल रहे हैं कि वॉवल्स आर एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, तो ऑड प्लेसेस 4 हैं, वॉवल्स 3 हैं, तो बचे हुए प्लेसेस पे हमारे कॉन्सोनेंट्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स को इवन पे आना है, ठीक है, सिर्फ वॉवल्स ऑड पे आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग पे आएगा। तो अब मैं यहां पे लिखती हूं, तो हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स होंगे बेटा। ये देखो वी हैव 4 कॉन्सोनेंट्स नाउ, 4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एट 4 रिमेनिंग प्लेसेस। क्या बोलेंगे हम? 4 कॉन्सोनेंट्स एट 4 रिमेनिंग प्लेसेस, तो वो आएंगे हमारे रिमेनिंग प्लेसेस पे, ठीक है। और क्योंकि उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, कौन से कॉन्सोनेंट्स थे देखो जरा, पी, आर, एम और टी, तो पी, आर, एम, टी, कोई रेपिटेशन नहीं है बेटा, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं 4 प्लेसेस पे, 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर इस केस में देखो हमारे टोटल वर्ड्स कितने बने, ठीक है। लेट अस राइट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सो वी हैव टोटल वर्ड्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि दोनों काम करने हैं, वॉवल्स को भी अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट्स को भी, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 288। इज इट ओके बेटा? ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। तो ये था हमारा डी पार्ट। एक पार्ट इसमें और देखो करते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है। ई पार्ट हम ये लेते हैं कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज। इज इट ओके? लेट अस सी इसका मीनिंग क्या है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको करेंगे कैसे। क्या लिखा होता है कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ vowels and consonants do not change नहीं होती हैं। इज इट ओके? तो अब देखो इस वाले पार्ट को हमने कैसे करना है और इसका मीनिंग क्या है। लेट मी राइट द वर्ड विच इज गिवन टू अस, इट इज परम्यूट। इज इट ओके? ये हो गया। अब देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। अब देखते हैं वॉवल्स कहां पे हैं। ध्यान देना, ये हमारा वॉवल है सेकेंड पोजीशन पे, फिर हमारे पास वॉवल है ये फिफ्थ पोजीशन पे, और फिर सेवंथ पोजीशन पे वॉवल है।
इज इट ओके? तो रिलेटिव पोजिशंस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज का मतलब है बेटा कि वॉवल्स अपनी जगहें कॉन्सोनेंट्स को नहीं देंगे। वो कहेंगे हमने इन पे अपना कब्जा कर लिया तो इन पे हम ही ने बैठना है, पर हम आपस में जगह इंटरचेंज करते रहेंगे। जैसे आपके क्लास में होता है ना, जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो बेंचेस पे, कुछ बेंचेस पे यूजली गर्ल्स ही बैठती हैं और कुछ पे यूजली बॉयज बैठते हैं, एक तरह से फिक्स्ड हो जाते हैं। तो गर्ल्स उन बेंचेस पे आपस में जगह इंटरचेंज करती रहती हैं और बॉयज उन पे आपस में जगह इंटरचेंज करते रहते हैं। तो इसको कहेंगे रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट चेंज। ठीक है, जब गर्ल्स अपनी जगह बॉयज को नहीं देंगी और बॉयज अपनी जगह गर्ल्स को नहीं देंगे। तो यहां पे भी वॉवल्स अपनी जगह कॉन्सोनेंट्स को नहीं देंगे और कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह वॉवल्स को नहीं देंगे। तो करोगे कैसे? बहुत सिंपल है कि हमारे पास 3 वॉवल्स हैं। ठीक है, ये 3 वॉवल्स हैं, कौन कौन से? ई, ई और यू। तो वो कितनी प्लेसेस पे इंटरचेंज होंगे? 3 प्लेसेस पे। उनकी पोजिशनिंग की नंबरिंग क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता कि देखो वो सेकेंड पे है ना, सेकेंड पे है, 5th पे है, 7th पे है, या और कोई से भी पोजीशंस पे वॉवल्स होते, नंबर ऑफ वेज पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा? कितने वॉवल्स हैं और उनमें कितनी रेपिटेशंस हैं। तो इन 3 वॉवल्स को देखो, इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के हमारे वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? भाई 2 ई है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 वेज। फिर कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह वॉवल्स को नहीं देंगे, तो कॉन्सोनेंट्स ने अब देखो ये वाली जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, 1st, 3rd, 4th and 6th. So these 4 consonants will be arranged at these 4 places only. They will keep interchanging their places. So let's write. तो 4 consonants हो गए हमारे. We have 4 consonants. All right. 4 consonants. इनमें कोई रेपिटेशन नहीं थी हमारी, क्या थे? P, R, M और T. तो they can be arranged at 4 places. That means they will be interchanging places at these 4 places in how many ways? 4 factorial ways, which is equal to 24. ऑलराइट, तो वॉवल्स को अरेंज करने के 3 तरीके हो गए, कॉन्सोनेंट्स को 24, तो दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल। तो इस केस में बेटा टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 24, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 72. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इज इट ओके? तो ये हो गए हमारे कुछ केसेस किसके? परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस। तो इस टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो, अब आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हमने करना कैसे है। ठीक है ना, जो आपको गिवन वर्ड दिया है उसमें विदाउट रेपिटेशन भी हो सकता है और विद रेपिटेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, वो है रैंक ऑफ अ वर्ड। देखते हैं रैंक ऑफ अ वर्ड का मतलब क्या होता है और कैसे निकालते हैं अगर हमें किसी वर्ड को दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट अस गिव द हेडिंग रैंक ऑफ अ वर्ड। ठीक है, रैंक ऑफ अ वर्ड। अब देखो रैंक का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कोई भी वर्ड दे दिया, आप उसके लेटर्स जो है ना उसको अरेंज करके जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं वो बना लो विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो आपको क्या होगा इसमें? यू विल बी गिवन अ वर्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे अगर वर्ड गिवन होगा? फॉर्म ऑल द वर्ड्स पॉसिबल विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद और विदाउट मीनिंग। तो गिवन आपको वर्ड दिया, उससे जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं हम बना लेंगे। फिर अगला काम क्या करना है? आप उन सारे वर्ड्स को अगर आप अरेंज करते हो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी, तो फिर क्या करना है? अरेंज all the words formed in alphabetical order। कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एज इन अ डिक्शनरी। तो एज इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो आप उनकी नंबरिंग कर दो।
तो उस नंबरिंग में जो आपके पास गिवन वर्ड है उसकी जो पोजीशन होगी वो उस वर्ड की रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, द पोजीशन ऑफ गिवन वर्ड, द पोजीशन ऑफ गिवन वर्ड in this list of given word in this list is its rank। ठीक है, तो वो उस वर्ड की होती है बेटा रैंक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो रैंक ऑफ अ वर्ड का मीनिंग कि आपको कोई भी वर्ड गिवन है उससे आप क्या करोगे, फॉर्म ऑल द वर्ड्स। ठीक है, फॉर्म ऑल द वर्ड्स जितने पॉसिबल है विद और विदाउट मीनिंग, फिर आपने उनको अरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे डिक्शनरी में होता है। फिर जो गिवन वर्ड की पोजीशन है वो कहलाएगी उसकी रैंक। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं उस पे। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड मतलब अरेंज्ड and all words so formed with or without meaning be listed as in a dictionary, that means in alphabetical order, then position of the word mother। इन्होंने ऐसे पूछा है, वो simply question इतना भी लिख सकते थे, find the rank of the word mother, and you can see this is from JEE Mains 2020। अब स्टार्ट करते हैं, देखो इसको। Let us find the solution for this question। ठीक है, हमें देखो बेटा वर्ड क्या दिया है, मदर। ओके, MOTHER, ये हमारे पास वर्ड हो गया। इज इट ओके, मदर। अब नोटिस करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे जितने वर्ड्स बन रहे हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले ये जो लेटर्स है ना इन्हीं को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा आपका, ई आ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले रही हूं। फिर क्या आएगा, देखो एच आएगा, ABCD है ना, ABCDEFGH करते जाओ, है ना, बचपन में सीखी हुई है ना। फिर M आएगा बेटा, फिर O, फिर R, फिर T। तो ये हो गया इन लेटर्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इज इट ओके, ये हो गया। अब देखो, अगर तो हम इसको सब्जेक्टिव तरीके से करना चाहें तो आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले आप निकालोगे वर्ड्स बिगनिंग विद ई, क्योंकि अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में पहले वो आएंगे। फिर आप वर्ड्स निकालोगे बिगनिंग विद एच, फिर एम से शुरू होने वाले। अब एम से शुरू होने वाले सारे नहीं निकालेंगे क्योंकि मदर बीच में ही आ जाएगा, तो एम को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट प्लेस पे और उसको लिस्ट में से हटा देंगे। फिर बाकियों की फिर से शुरू होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे एम फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे फिर ई आएगा, तो एम ई से शुरू होने वाले सारे निकाल लेंगे एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा ना टीडियस प्रोसेस है। अब हमें अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम चाहेंगे कि इसमें अगर किसी शॉर्टकट से कर लें, ताकि इतना सारा हमें लंबा काम नहीं करना पड़े, ना तो इतना टाइम होता है और ना ही कई बारी इतनी जगह भी होती है सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब देखो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बता रही हूं, इसको करने का तरीका क्या है ध्यान से देखना और आप उसको यूज करके और अलग अलग वर्ड्स की प्रैक्टिस करना। ये देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आप अपना वर्ड ना जो भी गिवन है ऐसे लिख लो, MOTHER, ये हमने लिख लिया। फिर पता है क्या करो, पीछे से शुरू करो जीरो फैक्टोरियल से। जैसे आखिरी लेटर हमारा R है ना, तो उसके नीचे लिखो 0 फैक्टोरियल, फिर लिखो 1 फैक्टोरियल, फिर लिखो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल यहां पे, फिर 4 फैक्टोरियल और फिर लिखो यहां पे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पीछे से शुरू करना है, कहां से, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। इतना कर लिया। अब मेन पार्ट आता है, ध्यान से देखना। जैसे आप यहां पे नोटिस करो, आपका पहला लेटर क्या है, M है, M है ना। तो इस लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली लिस्ट में M से पहले कितने लेटर्स हैं, 2। आप देख रहे हो, फिर से सुनो, यहां पे पहला M है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M से पहले 2 लेटर्स हैं, तो हम यहां पे 2 लिख देंगे और M को लिस्ट में से काट देंगे, उसको अब कंसिडर ही नहीं करना। ठीक है, तो उससे पहले जितने लेटर्स हैं वो हमने लिखे और M को काट दिया। अब आगे देखो, अगला लेटर मेरे पास O है।
यहां पे ओ से पहले कितने हैं? अब देखो जो कट गया उसको काउंट नहीं करना, इसीलिए काटा है। तो ओ से पहले 2 हैं ई और एच। ऑलराइट, अगला लेटर फिर से देखो, ओ है लिस्ट में, ओ से पहले अब ई और एच 2 लेटर्स हैं, तो यहां पे 2 लिखेंगे और ओ को लिस्ट में से काट देंगे। सिंपल। आगे चलो, अगला लेटर हमारे पास है टी। अब लिस्ट में ये रहा टी। टी से पहले कितने लेटर्स हैं जो कटे हुए नहीं हैं? ई, एच और आर, 3 लेटर्स हैं, ई, एच एंड आर। फिर से बता रही हूं, कटे हुए लेटर्स को काउंट नहीं करना। तो टी से पहले 3 हैं बेटा, तो यहां पे 3 लिखो और टी को कर दो क्रॉस आउट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर नाउ। अगला लेटर आपके पास एच है। यहां पे लिस्ट में ये एच है, एच से पहले आप देखो एक ही लेटर है ई, ठीक है ना? ये लिस्ट में एच है, यहाँ पे हमारी वर्ड की लिस्ट में, और अल्फाबेटिकल लिस्ट में एच यहाँ पे है, उससे पहले एक लेटर है, तो यहाँ पे 1 लिखो और एच को काट दो। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास वर्ड में ई आ रहा है, ई से पहले एक भी लेटर नहीं है, दैट मीन्स 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ई को भी क्रॉस आउट कर दो। अब आपके पास जो आखिरी लेटर है वो आर है। लिस्ट में अब आर से पहले कुछ भी नहीं बचा, सारे कट गए हैं। ऑब्वियसली लास्ट लेटर से पहले कभी कुछ नहीं बचेगा, तो उसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 0, और आर को भी लिस्ट में से काट दिया। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो, रैंक निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्या करोगे? जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और इन सबको आपस में क्या करना है? ऐड करना है बेटा। ठीक है, क्या करना है? ऐड करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर देखो प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 0, ठीक है, और प्लस कितना? 0 फैक्टोरियल इंटू 0। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और एंड में लिख दो +1। +1 क्यों किया? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा ना, वो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उस वाले वर्ड से पहले। ठीक है, जैसे आपका मदर जहां पे हारा है, उस पोजीशन से पहले जितने वर्ड्स हैं वो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे। जैसे अगर मदर वर्ड की पोजीशन 21वीं है तो उससे पहले 20 लेटर्स हुए, तो लाइक दैट। तो +1 पोजीशन के लिए है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व। करो जरा सॉल्व, देखो क्या आ गया। लेट्स सी, दिस इज नाउ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 120, 120 2s are 240 प्लस 4 फैक्टोरियल 24, 24 2s are 48, फिर 3 फैक्टोरियल 6, 6 3s are 18, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 into 1 is 1, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, और आखिरी में कितना है? +1। अब इनको ऐड कर लो आप। 240 प्लस 48 288, 288 और 19, ठीक है। तो ये देखो 288 में अगर आप 19 और ये 20 ऐड कर लो बेशक, ये देखो यहां पे लेट अस सी, दिस इज 288 और 288 में कितना ऐड करना था? 18, 19 एंड 20। यहां पे सॉरी 2 है, ठीक है ना, ये बेटा हमारा 2 था, दिस इज 2, यहां पे 2 into 1 विल बी 2, ये 2 कर लो। तो अब ऐड करके कितना आ रहा है बताओ? कर लिया ऐड? हाँ, यहां पे ये ठीक कर लेना, वो 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एनीवे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 is 2, सो इफ यू ऐड व्हाट आर वी गेटिंग? यस, 309। तो दिस इज गोइंग टू बी द रैंक ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो इस वर्ड का रैंक कितना हो गया? 309। तो आपने देखा हमने कोई केसेस नहीं बनाए, यहां पे इतने से में ही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या किया हमने? फिर से एक बारी देख लो, जो आपको वर्ड दिया हुआ है उसको पहले ऐसे लिख लो, पीछे से लिखना शुरू करो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल,
फिर आप देखो जैसे पहला लेटर M था, M से पहले कितने हैं उसको काटते जाओ एंड सो ऑन। फिर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो इनको और आपस में ऐड कर लो और फिर +1 पोजीशन के लिए। ब्रैकेट के अंदर वाले जैसे 308 आएगा तो 308 वर्ड्स मदर वर्ड से पहले बनेंगे। तो मदर वर्ड की रैंक हमारी कितनी हो गई बेटा? 309। ठीक है, तो इसमें जो आई थिंक ये ना न्यूमेरिकल टाइप था, ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो आपने खुद टाइप करना होता है एग्जाम में, तो दैट विल बी 309। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं थी, मदर वर्ड दिया हुआ है, इसमें देयर इज नो रेपिटेशन। आप अगला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ये देखो क्या दिया है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोरोना आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, घबराना नहीं है इस वर्ड को देख के, ठीक है ना, इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कोरोना आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ अ डिक्शनरी, देन वर्ड कोरोना अपीयर्स एट विच सीरियल नंबर। मतलब क्या पूछ रहे हैं? रैंक पूछ रहे हैं। और ये एनटीए का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था नेशनल टेस्ट अभ्यास जो साइट है, ठीक है, एनटीए वालों की, उसके टेस्ट 19 का ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहला जैसे था कि पहले तो हम इसके सॉल्यूशन को करने के लिए जो गिवन वर्ड है उसको लिख लेते हैं। तो आपको जो वर्ड दिया है बेटा वो है हमारा CORONA, कोरोना। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है कि अल्फाबेटिकल लिस्ट बनाएंगे। तो पहले इन लेटर्स को अरेंज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना, किसमें अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अरेंज करो जरा, मुश्किल नहीं है। क्या आ गया देखो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ऑफ कोर्स सबसे पहले A आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? C आएगा, फिर क्या आएगा? यस N, फिर 2 O है बेटा और फिर क्या है? R है। तो ये हमारी बन गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट। अब तरीका याद है ना क्या करना था? देखो काफी हद तक सिमिलर ही तरीका होता है। अगर वर्ड में लेटर्स रिपीटेड हैं या नहीं रिपीटेड हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने लगी हूं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं CORONA। तो मेथड क्या था? पीछे से शुरू करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ये कर लिया, ठीक है, यही करना था। अब देखो आगे, अब ध्यान से देखना। सबसे पहला लेटर जो हमारा है वो कौन सा है बेटा? C है। ये देखो यहां पे C है। अब लिस्ट में C से पहले कितने लेटर्स हैं? 1 लेटर है, A है ना, ये देख रहे हो, पहला लेटर C है ना यहां पे वर्ड में, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली लिस्ट में C से पहले 1 लेटर है A, तो यहां पे हम लिखेंगे हमारा 1। अब एक चीज करनी है, पूरी लिस्ट में ऑब्जर्व करो कि क्या कुछ रेपिटेशन है। ये देखो 2 O हैं, तो याद है ना जब परमुटेशंस विद रेपिटेशंस होती हैं, जितने रिपीट हो रहे होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो 2 O है ना, तो इसको 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे यहां पे? डिवाइड, ठीक है। लिख के उसके बाद लिस्ट में से आप क्रॉस आउट करोगे किसको? C को। तो जितनी रेपिटेशन है लिखने के बाद क्रॉस आउट करना है और पूरे में देखना है रेपिटेशन। आप ये नहीं देखना कि जैसे C से पहले तो 1 है तो वहां कोई रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन कहां देखनी है? पूरी लिस्ट में देखनी है, क्रॉस आउट करने से पहले, ठीक है। अगला लेटर देखो O। अब आप कहोगे 2 O हैं तो पहले वाला O लेना है। 2 O है ना, तो पहले वाला लोगे। इस O से पहले आपके पास A और N देखो 2 लेटर्स हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। अब देखो अभी क्रॉस आउट नहीं करना, उससे पहले लिस्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि 2 O हैं, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल से। और अब आप यहां पे एक O को कर दोगे कैंसिल, पहले वाले को, ठीक है। तो ये करना है। अब आगे चलो, अब आगे हमारे पास अगला लेटर है R। अल्फाबेटिकल लिस्ट में R से पहले कितने हैं? 1, 2 और 3, 3 है ना, देखो A, N और O 3 है, और यहां पे अब 3 लिख दिया। अब देखो कोई रेपिटेशन है ही नहीं, क्योंकि O रिपीट हो रहा था वो तो कट गया। तो अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मदर के लिए किया था, ठीक है। अब कोई रेपिटेशन नहीं है, तो 3 लिख दिया और हमने लिस्ट में से R को काट दिया। अगला लेटर लो, अगला लेटर O है। अब हम ये वाला O लेंगे, बाद वाला। तो उससे पहले देखो A और N है,
तो यहां पे 2 लेटर्स हैं, तो वी विल राइट 2 और इसको ओ को कैंसिल कर दो। फिर आ जाओ अगले लेटर पे जो कि एन है। एन से पहले आपका एक है ए, तो लेटर्स राइट 1, ठीक है, और एन को करो कैंसिल। फिर आखिरी ए बचा है, देखो ये वाला, लास्ट वन लेफ्ट इज ए, और ए से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट 0, ठीक है। तो ये हमने 0 लिख दिया बेटा। अब हम निकालते हैं रैंक। अब रैंक निकालने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने आपको मदर के लिए बताया था। ओके, लेट्स राइट नाउ। तो रैंक इस वर्ड की हो जाएगी बेटा, क्या करना था याद है ना, इनको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना था। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ब्रैकेट के बाहर +1, right? So let's do it. So we have 5 factorial multiplied by 1 upon 2 factorial, bracket closed, plus फिर है 4 into 2 upon 2 factorial, sorry 4 factorial है ये, 4 factorial into 2 upon 2 factorial। आगे चलो, 3 factorial multiplied by 3, फिर 2 factorial multiplied by 2, फिर प्लस 1 factorial multiplied by 1, फिर 0 factorial multiplied by 0, ब्रैकेट क्लोज्ड, और एंड में करना है हमने +1, राइट। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, हमारा रैंक आ जाएगा। अब ये देखो, दिस इज 5 factorial, ठीक है ना, ये 5 है, तो 5 factorial का मतलब थोड़ा सा प्रॉपरली ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 5 factorial कितना होता है बेटा, 120, 120 by 2 60, ये आ गया। आगे चलो, ये 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल देखो ये कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल कितना 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 3 ज़ा 18। आगे चलते हैं, प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है 4। फिर 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 1, फिर 0, और एंड में हमने लेना है क्या, +1। तो ये हो गया हमारा +1। अब इसको करो जरा ऐड, और देखो क्या आ रहा है, क्विकली ऐड। 60 और 24 कितना, 84, 84 और कितना, एक तो ये 84 हो गया देखो, फिर 18 4 22, और +2 24, ठीक है। हाउ मच इज दैट, 108। सो दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस वर्ड इज गोइंग टू बी 108। तो 108 हमारा आंसर आएगा। गॉट इट। तो 108 इज द आंसर। चेक करें ऑप्शंस, चेक करते हैं। तो ये देखो, इस केस में बेटा हमारी ए ऑप्शन हो गई करेक्ट। तो मैंने आपको दोनों केसेस करा दिए, जब रेपिटेशन नहीं है और जब रेपिटेशन है, ठीक है। तो इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जेईई एडवांस, मेंस दोनों में और भी कॉम्पिटिशन्स में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। इज इट ऑल राइट। अब देखो, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे ना, वो ज्यादातर क्वेश्चंस वर्ड्स से रिलेटेड कर रहे थे। अब आपको डिजिट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि अगर आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको उनको अरेंज करना है बेटा, तो कैसे अरेंज करेंगे। इज इट ऑल राइट। तो लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चंस ऑन डिजिट्स। ऑल राइट, उसके लिए ना हम पहले कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं, कि जैसे कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब होता है, 8 से कब होता है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। या इस टाइप के आते हैं कि ऑड डिजिट्स इवन प्लेसेस पे होने चाहिए, या नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होना चाहिए, और उनमें भी रेपिटेशन अलाउड हो सकती है और नॉट अलाउड हो सकती है। ऑल राइट, सो बिफोर वी डू द क्वेश्चंस ऑन नंबर्स, फॉर्मिंग नंबर्स, अभी तक हम कर रहे थे क्वेश्चंस फॉर्मिंग वर्ड्स के, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस फॉर्मिंग questions in which we have to form numbers. So before that, as I said, we are going to do some divisibility tests. So let us write this. Divisibility tests. Is it all right? तो अब हम ये करेंगे। अब मुझे बताओ जरा, जैसे सबसे पहले अगर कोई नंबर है तो वो 2 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट डिजिट क्या होता है, इवन होता है, तभी होता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि n, मान लो हमारे पास नंबर x है, तो बार बार नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, तो मान लो नंबर इज x, तो x इज डिविजिबल बाय 2, x इज डिविजिबल बाय 2 इफ, कब होगा, इफ लास्ट डिजिट इज इवन, ठीक है ना। अगर लास्ट डिजिट बेटा उसका क्या है,
इवन है। इवन क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है ना, इवन का मतलब यहाँ पे 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए। अब पहले इसी से रिलेटेड वाले देखो, जैसे 4 से बात कर लेते हैं पहले। तो x इज डिविजिबल बाय 4। कब होगा? देखो x 4 से डिविजिबल अगर उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल हो। तो इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अगर लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल है तो आपका नंबर बेटा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तीसरा देखो, कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होता है? यही पैटर्न चलेगा। अगर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो आपका 8 से डिविजिबल है। तो x इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म्ड by last 3 digits, number formed by last 3 digits is divisible by 8। ये होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका? 8 का। आगे चलते हैं, 4th लेते हैं कि नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है। देखो, जब लास्ट डिजिट क्या होता है? 0 और 5। तो x इज डिविजिबल बाय 5। वी विल से x इज डिविजिबल बाय 5 इफ लास्ट डिजिट इज, देखो क्या होगा, या तो 0 या फिर 5, तभी नंबर होता है किससे डिविजिबल? 5 से। 5th लेते हैं, कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है? बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। तो x इज डिविजिबल बाय 10 इफ लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है ना, तो कब डिविजिबल होगा बेटा? इफ लास्ट डिजिट इज 0। ये अगर हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, 6th लेते हैं। 6th लेट अस टेक कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? बताओ, सोचो। x इज डिविजिबल बाय 3 कब? यस, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जस्ट अ मोमेंट। यस, इफ सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3। all right, तब वो नंबर हमारा 3 से बेटा क्या हो जाएगा? डिविजिबल। इसी तरह 9 से होता है। कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है? अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो लेट अस राइट x इज डिविजिबल बाय 9 if sum of digits is divisible by 9। all right, sum of digits is divisible by 9। ये ठीक है। अब अगला एक लास्ट और देखो कि कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है। Let us see the divisibility test of 11। all right, तो 8th देखते हैं कि x is divisible by 11। ये कब होगा? इसको देखो, इसमें ये होता है कि अगर sum of digits at odd places, ठीक है, और माइनस sum of digits at even places, sum of digits at even places
is, just a moment, yes, अगर ये जो आपका डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, इज इट ओके? ये तो अगर हम ले रहे हैं हमारा x डिविजिबल बाय 11, तो वो कब होगा? जैसे आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं उनमें आप सम ऑफ डिजिट्स देखो ऑड प्लेसेस पे ले लो, ठीक है, ऑड प्लेसेस का सम लेना है डिजिट्स का, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए बेटा या डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, जिनमें डिजिट्स के ऊपर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं। ऑलराइट, तो अब देखो पहला क्वेश्चन जरा इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9। कितने डिजिट्स हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 डिजिट नंबर ही चाहिए हमें, विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा ना, और आपको 6 डिजिट नंबर चाहिए और 6 ही डिजिट्स दिए हैं, तो मतलब हर डिजिट एक बार यूज होगा, ना एक से कम बार ना एक से ज्यादा बार। ऑलराइट, सो लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या फॉर्म करना था, हमें फॉर्म करना है हमारा 6 डिजिट नंबर। तो लेट्स राइट, तो वी नीड टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स। ऑलराइट, डिजिट्स दिए हैं 0, 1, 2, 5, 7 और कितना 9, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर 6 डिजिट नंबर्स चाहिए डिविजिबल बाय 11। नंबर 11 से कब डिविजिबल था? जब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल। अब पता है ये आपको नंबर्स में कॉम्बिनेशन खुद सोचना पड़ेगा, है ना, देख देख के कि क्या हम, जैसे आपके पास ये 6 डिजिट्स हैं, आप पहले 0 वाला केस सोचो कि क्या हम 3 डिजिट्स और 3 डिजिट्स की 2 ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जिनमें से माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे, जैसे आप देखो आपके पास ये नंबर्स हैं 0, 1, 2, 5, 7, 9, ठीक है। अब जैसे आप ये नोटिस करो, जैसे 5 और 7, इसमें कई बार थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगते हैं सोचने में, कई बार इमीडिएटली पता चल जाता है। देखो 0, 5, 7, ये 3 डिजिट ले लो, इनका सम कितना है 12, और बचे हुए 1, 2, 9, इनका भी सम कितना है 12, और 12 माइनस 12 क्या होता है 0। तो हमें एक केस मिल गया। देखो तो करते हैं केस 1। केस 1 ये हो जाएगा जब आप, जैसे 6 डिजिट नंबर है, तो जब आप 3 ऑड प्लेसेस पे इनको ले लो 0, 5, 7, और 3 इवन प्लेसेस पे ले लो 1, 2 और 9, क्योंकि इनका सम S1 कितना है 12 और इनका सम S2 भी कितना है 12, तो वी कैन सी दैट S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो इनसे जो भी नंबर्स मिलेंगे बेटा वो 11 से डिविजिबल होंगे। अब देखो कितने केसेस पॉसिबल होंगे, ध्यान देना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आप नोटिस करो इनमें हमारे पास ये वाली जो हैं, दीज आर ऑड प्लेसेस, ये 3 ऑड प्लेसेस हैं। इन 3 ऑड प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है 0, 5 और 7 को। अब 0 आपका फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर 0 आपने यहां पे ले लिया बेटा तो नंबर तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहली प्लेस पे आपका 0 नहीं आ सकता, आप 5 या 7 में से बेटा कुछ भी ले सकते हो। तो पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए पहली प्लेस को अरेंज करने के, ठीक है। मान लो हमने 5 को अरेंज कर दिया, सपोज मैंने यहां पे 5 को ले लिया तो 5 हट गया। अब अगली जो ऑड प्लेस है ये वाली देखो,
इस प्लेस के लिए आपके पास या तो 0 है या तो 7 है, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। तो इस प्लेस के लिए भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2। सपोज मैंने अब 0 ले लिया, तो जो तीसरी ऑड प्लेस है देखो ये वाली, इसके लिए मेरे पास अब एक ही नंबर बचेगा 7। तो थर्ड प्लेस पे मेरे पास एक चॉइस हो गई। इज इट ओके? ये नंबर ऑफ वेज हो गए ऑड प्लेसेस फिल करने के। अब इवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। नोटिस करो आपके पास ये 3 इवन प्लेसेस हैं और ये 3 हमारे पास डिजिट्स हैं, 0 का कोई चक्कर ही नहीं है। डायरेक्टली भी कह सकते हो 3 प्लेसेस पे 3 डिफरेंट डिजिट्स को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, 3 फैक्टोरियल। या ऐसे भी कर सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, इस प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस 1 to 9 में से कोई भी आएगा। तो यहां पे जैसे इसके लिए हमारे पास कितनी हो गई, देखो 3 तरीके, ठीक है। मान लो मैंने 1 ले लिया, फिर यहां पे इस प्लेस के लिए आप 2 या 9 में से कुछ भी ले सकते हो ना, ये देखो। तो यहां पे इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 तरीके, और सपोज हमने 2 ले लिया और फिर कितना 1, या डायरेक्टली भी 3 फैक्टोरियल कह सकते थे। अब देखो एक के बाद एक सारे काम करने हैं ना, तो रिमेंबर जब सारे काम करने होते हैं तो नंबर ऑफ वेज आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको कर लो जरा मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ गया देखो, 2 3 6 और 6 4 24। तो केस 1 में हमारे पास कितने आ गए, 24। अब देखो दूसरा केस क्या बन सकता है, जैसे हम ऑड प्लेसेस पे ले लें 1 to 9 को। अभी हमने क्या किया है देखो, ऑड प्लेसेस पे लिया 0 5 7 को और इन पे 1 to 9 को, इनको उल्टा कर दो तब भी तो S1 माइनस S2 0 हो जाएगा। तो लेट अस टेक केस 2 नाउ। क्या उसमें नंबर ऑफ वेज सेम रहेंगे 24 या डिफरेंट आएंगे, चेक करते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस टेक नाउ केस 2। तो अब हम लेते हैं केस 2, यहां पे ये देखो केस 2। केस 2 में 3 ऑड प्लेसेस पे बेटा वी कैन टेक 1 to 9 और 3 इवन प्लेसेस पे हम ले सकते हैं 0 5 और 7 को। इस केस में ये S1 है 12, देखो इसका सम हमारा 12 हो गया, फिर से S2 एंड अगेन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर हम ऑड प्लेसेस पे 1 to 9 और इवन प्लेसेस पे 0 5 7 लेके नंबर्स बनाएंगे तो उनमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, क्योंकि 0 है तो वो जितने भी नंबर्स बनेंगे 11 से डिविजिबल होंगे। आप देखो बनाते हैं, तो लेट मी टेक 6 प्लेसेस नाउ, 1 2 3 4 5 6। आप देखो ऑड प्लेसेस हमारी ये वाली हैं, दीज आर द 3 ऑड प्लेसेस। ओके, अब यहां पे नोटिस करते हैं हम, ये देखो पहली 3 ऑड प्लेसेस और 3 नंबर्स, ये 3 ऑड प्लेसेस 3 नंबर्स, 0 का कोई चक्कर नहीं है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं कि 3 ऑड प्लेसेस पे 3 नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज हो गए बेटा, 3 फैक्टोरियल वेज हो गए, ठीक है। अब आप देखो इवन वाला, ये हमारे पास इवन प्लेसेस हैं, ये और ये वाली इवन प्लेसेस हो गई और ये डिजिट्स हैं। अब देखो 0 चाहे यहां आए यहां फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे थोड़ी ना आ रहा है, तो नंबर तो 6 डिजिट ही रहेगा। तो इन 3 नंबर्स को इन 3 इवन प्लेसेस पे अरेंज करने के भी हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको कर लो सॉल्व, कितना आ गया, ये हो गया 6 6 36। इज इट ओके? अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सोचना क्या कोई और केस पॉसिबल है, क्या आपके पास इनमें कोई और, हमारे पास ये देखो ये हमारे पास डिजिट्स थे, क्या कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा मिल रहा है नंबर्स का कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल। तो इसमें बेटा और कोई केस आप अगर निकाल के भी देखोगे तो नहीं मिलेगा। तो हमारे पास या तो के पहले केस में कितना आंसर आ रहा था 24, या फिर हमारा देखो दूसरा केस है जिसमें हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 36। ऑलराइट, तो दोनों जब केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, या केस 1 पॉसिबल होगा या 2, तो ऐड करते हैं एडिशन रूल। तो इस केस में टोटल नंबर्स जो हमारे बनेंगे वो हो जाएंगे बेटा 24 प्लस 36 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर,
ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन को। सो 60 इज द राइट ऑप्शन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन था। क्लियर हो गया, राइट? अगला क्वेश्चन देखो जरा, लेट्स रीड दिस। अब देखो है क्वेश्चन ये थोड़ा सा पुराना पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईटी 1989 का है। रीजन है कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें वो डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, और 3 की डिविजिबिलिटी के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें अलग कंडीशन होती है ना कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सो टू प्रैक्टिस दैट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। अब इसमें 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है। डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज नंबर्स। ठीक है, ये डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। आप एक चीज नोटिस करो, पिछले क्वेश्चन में 6 डिजिट नंबर था और 6 ही डिजिट्स दिए हुए थे। यहां आप नोटिस करो 5 डिजिट नंबर है पर आपको कितने डिजिट्स दिए हैं? 6 डिजिट्स दिए हैं और विदाउट रेपिटेशन है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इज इट ओके? नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप देखो यहां पे कि हमें जैसे क्या चाहिए बेटा, 5 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर दिस आई वांट, और हमें चाहिए डिविजिबल बाय 3। दूसरी कंडीशन ये है 5 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 3। अब कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है? हमने कहा था जब सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। ये कंडीशन थी ना कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लिस्ट आउट करते हैं कि हमें डिजिट्स दिए कौन कौन से हैं। अब कौन से डिजिट्स दे रखे हैं? 1 0 1 2 राइट, 3 4 एंड 5। दीज आर द 6 डिजिट्स गिवन। एक काम करते हैं, पहले ना इनका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, इन सबका सम देखो कितना आ रहा है। सम ऑफ पहले ये 6 डिजिट्स देखो कितना है, ऐड करो कितना आ गया, 3 और 3 6, 6 एंड 9 15। इज इट ओके? अब आप एक चीज देखो, ये जो 15 है ये डिविजिबल बाय 3 है ना? दिस नंबर 15 इज डिविजिबल बाय 3। पर प्रॉब्लम एक है कि हम 6 के 6 डिजिट्स नहीं ना ले सकते। हमें तो नंबर कैसा चाहिए? 5 डिजिट नंबर चाहिए। इज इट ओके? जबकि ये कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं, तो हमें एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या 0 को छोड़ें तो बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। 0 को ऐड करो न करो, सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो केस 1 हमें फटाफट मिल गया कि अगर हमें 0 को छोड़ना पड़े, ठीक है ना, हमें यह पता है कि 5 डिजिट नंबर चाहिए, 6 डिजिट्स दिए हैं, तो कोई भी एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। 0 को छोड़ के देखा हमने तो डिजिट्स ये हो गए, ठीक है, और इनका सम हमारा कितना है? 15। इसका मतलब इनसे जो भी नंबर बनेगा बेटा वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 15 3 से डिविजिबल है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो इन नंबर्स में आपके पास कोई 0 भी नहीं है। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? नॉन जीरो। तो अगर सारे के सारे नॉन जीरो है ना, तो पहली प्लेस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 5 प्लेसेस पे 5 डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। तो केस 1 में हमें कितने नंबर्स मिलेंगे बेटा? 120। ओके, अब देखो, अब अगर हम 1 छोड़ दें, अब 15 माइनस 1 14 होता है ना, तो सम हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 को नहीं छोड़ सकते। 2 को छोड़ोगे, 15 माइनस 2 13, इवन दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर आप 3 छोड़ते हो, लुक एट दिस, अगर आपने 3 को छोड़ा तो सम कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 12, और 12 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो दैट गिव्स अस केस 2। ठीक है, तो अब देखो केस 2। केस 2 हमारे पास ये हो गया जब हमने डिजिट्स लिए 0 1 2 4 एंड 5। किसको छोड़ दिया आपकी बार बेटा? 3 को। इस केस में देखो सम कितना आ रहा है? 12, एंड 12 नंबर जो होता है किससे डिविजिबल होता है? 3 से। ठीक है ना, ये जैसे 15 था हमारा डिविजिबल बाय 3, ऐसे ही हमारा 12 भी डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब इन डिजिट्स को यूज करके जो भी नंबर बनेगा
वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब आप नोटिस करो, जैसे 1 2 3 4 5, अब इसमें ना 0 भी इंक्लूडेड है। आप देख रहे हो यहां पे ये 0 है। 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने 0 को यहां ले लिया तो नंबर तो 4 डिजिट बन जाएगा। तो 0 कैनॉट कम एट दिस प्लेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हो गई बेटा? 4 चॉइसेस हो गई। मान लो फर्स्ट प्लेस पे मैंने 1 ले लिया। अब देखो बाकी की प्लेसेस पे क्या बचेगा? 0 2 4 और 5, कोई भी 4 डिजिट बचेंगे जिनमें एक 0 होगा। अब 0 का कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब आप 4 डिजिट्स को इन 4 प्लेसेस पे कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज में। पहले प्लेस के लिए अलग से 4 चॉइसेस लें, क्योंकि 0 नहीं आ सकता था। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा कितने वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। तो ये पूरा मिला के होंगे 4 फैक्टोरियल वेज, ये सारे के सारे। तो दोनों काम करने हैं ना, तो मल्टीप्लाई करो। तो इस केस में हमारे पास 4 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना आ गया? देखो 24 4 जा 96, इतने हमारे पास नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हमने 3 को छोड़ के देखा तो बात बन रही थी। अब अगर आप 4 को हटाते हो, 15 माइनस 4 इज हाउ मच? 11। 11 थोड़ी ना 3 से डिविजिबल होता है, तो 4 को छोड़ के काम नहीं बनेगा। आखिरी 5 है, 5 को भी अगर आप माइनस करते हो तो सम 10 हो जाएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बस 2 ही केसेस थे, या 0 छोड़ सकते थे या 3 हमने कर लिए। अब फिर से देखो, अगर केसेस हैं तो क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा बेटा। तो इसमें अब हम टोटल नंबर्स हमारे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड विल बी 120 प्लस 96। याद है ना, केसेस बना के जब क्वेश्चन करते हैं तो या केस 1 या केस 2। कितना आ गया बेटा? 216। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, राइट। तो यहां पे देखो, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। 216 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, look at this now. So as you can see, this question is from JEE Mains 2019. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। देखो क्या लिखा है। All possible numbers are formed using digits 1 1 2 2 2 2 3 4 4 taken all at a time. सारे डिजिट्स आपने लेने हैं, और जब रेपिटेशन होती है ना, तो जो डिजिट जितनी बार है बेटा उतनी बार लेना है। जैसे 1 2 बार है तो 2 बार लेंगे, 2 3 बार है, 4 बार है तो 4 बार लोगे, 3 is to be taken once and 4 is to be taken twice, ठीक है। और आपको बताना है ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो ऑड डिजिट्स कौन से हैं? देखो 1 1 3, तो उनको कहां पे आना है? इवन प्लेसेस पे आना है। तो नाउ लेट अस डू द solution for this question. तो देखो इसमें हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं ऑड डिजिट्स कौन से हैं। देखो, let us write the odd digits. ओके, तो ऑड डिजिट्स हमारे पास हैं यहां पे 1 1 और 3। इनको हमने कहां पे लेना है? इवन प्लेसेस पे, ये कहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास इवन डिजिट्स देखो कहां पे हैं, कौन कौन से हैं? देखो इवन डिजिट्स आर 2 2 2 2 4 4। अब देखो ये नहीं कहा कि ऑड प्लेसेस पे आएंगे, सिर्फ ये कहा है कि ऑड डिजिट्स शुड कम एट इवन प्लेसेस। याद है आज हमने एक वर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो इसका मतलब ये हो गया इवन डिजिट्स आर गोइंग टू कम एट रिमेनिंग प्लेसेस। उनको रिमेनिंग प्लेसेस पे हम ले सकते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। ओके, अब देखो टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, जरा काउंट करो। टोटल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3 आपके पास ऑड डिजिट्स हैं बेटा, और यहां पे देखो इवन डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 6। तो टोटल वी हैव 9 डिजिट्स। सो वी हैव इन टोटल 9 डिजिट्स। ठीक हो गया। अब ये देखो 1, यहां पे देख लेते हैं। सो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
सबसे पहले इवन प्लेसेस देखो, पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इवन प्लेसेस देखो कौन सी हैं, 2 4 6 और 8, यही है ना। इन इवन प्लेसेस पे हमने किनको लेना है, ये वाले ऑड डिजिट्स को, 1 1 और 3। अब आप नोटिस करो हमारे पास 4 इवन प्लेसेस हैं, वी हैव 4 इवन प्लेसेस and we have 3 odd digits, 3 odd digits कौन कौन से, उनमें रेपिटेशन भी है, 1 1 3। तो ये काम देखो कितने तरीके से हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे, पहले तो देखो 4 में से 3 ही जगह ऑक्यूपाई होंगी ना, तो वी विल से 4p3, और उसके अलावा आप देखो रेपिटेशन है, 1 रिपीट हो रहा है, तो जितनी रेपिटेशन होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको बेशक निकाल लो यहीं पे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल बेटा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 24 बाय 2 दैट वुड बी हाउ मच, 12। तो केस 1 में हम इसमें मतलब कि जब हमने किसको अरेंज किया, और डिजिट्स को, उनको अरेंज करने के कितने तरीके आ गए, 12। अब देखो उसके बाद यहां पे मान लो, ठीक है, एक मैं लेती हूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया 1, यहां पे 1 और यहां पे 3, तो मेरे ऑड डिजिट्स अरेंज हो गए इवन प्लेसेस पे। अब देखो रिमेनिंग प्लेसेस कितनी बचती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन रिमेनिंग प्लेसेस में आपकी 4 जो हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, ये 1 3 5 7 और 9, 5 ये हैं ऑड प्लेसेस, और एक कौन सी है आपकी इवन प्लेस, 8। तो रिमेनिंग कितनी प्लेसेस बच रही हैं बेटा, 6, और हमारे पास इवन डिजिट्स भी कितने हैं, 6। तो उनको अरेंज कर लेते हैं, तो लेट अस राइट नाउ। तो अब हम अरेंज करेंगे बेटा हमारे 6 even digits, all right। now we are going to arrange 6 even digits, तो let us do that। करो जरा अरेंज, कितनी वेज में हो जाएंगे देखो, 6 even digits are to be arranged, और कौन कौन से हैं वो इवन डिजिट्स, 2 2 2 2 4 4, ठीक है, उनको आपने अरेंज करना है रिमेनिंग प्लेसेस पे, जिनमें हमारी 5 प्लेसेस बेटा ऑड हैं और एक कौन सी बची है, इवन बची है। तो नंबर ऑफ वेज निकाल लो, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, अब देखो 6 प्लेसेस हैं, 6 ही डिजिट्स हैं, तो 6p6 यही होगा। लेकिन आप नोटिस करो आपके पास 2 रिपीटेड है 4 बार और 4 रिपीटेड है 2 बार, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू कितना, 2 फैक्टोरियल। तो 6p6 आपका कितना होता है बेटा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, लेट्स सॉल्व इट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 फैक्टोरियल आपका बेटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 बाई 2 दैट वुड बी हाउ मच, 15। तो दोनों काम करने थे, तो लेट्स मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो टोटल नंबर्स देखो कितने बन रहे हैं हमारे, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 180, राइट। सो दीज मेनी नंबर्स वुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, जेईई मेंस 2019 का यू कैन सी दैट हियर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक हो गया। तो देखो आज हमने क्या किया इस लेक्चर में, सबसे पहले मैंने आपको परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस के कुछ केसेस बताए जो कि पूछे जाते हैं, अपने आप में हर केस एक क्वेश्चन की फॉर्म ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट किया क्वेश्चन टॉपिक जो कि था हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ वर्ड। तो आई टोल्ड यू अ वेरी नाइस शॉर्टकट जिससे आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा रैंक वाला, चाहे वो विद रेपिटेशन है या विदाउट रेपिटेशन है। और फिर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे और फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर वी डिड सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, so that is all in this lecture. Rest we will continue in the next one. I hope beta you will study hard and keep enjoying our lectures and
take benefits also from this. All right. Thank you and bye-bye.